नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंड की दुनिया में। चैप्टर 3 के बाद अब बारी है चैप्टर 4 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। यहाँ मिलेंगे 21 सबसे जरूरी मॉक क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बॉडी रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया? ए सेबी, बी आरबीआई, सी नाबार्ड या डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो कौन करता है? बहुत ही सिंपल है, ये करता है आरबीआई। आरबीआई जो है हमारा सबसे बड़ा बैंक है। बैंकों का केंद्रीकृत बैंक जो है आरबीआई है, समझ गए? तो आरबीआई जो है एक प्रकार का बैंकिंग सेक्टर का पापा है, ठीक है। तो वो क्या करता है? सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, ठीक है। इस सबका इंटरेस्ट रेट पे ध्यान देता है, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी, तो धीरे धीरे आगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश? ए 1988, बी 1991, सी 1992 या डी 1995? तो इसका सही आंसर है 1992। सेबी की शुरुआत में जो है, सेबी जो स्टार्टिंग में जब उसको स्थापित किया गया तो 1988 में, यानी कि 1988 में इसको एडवाइजरी बॉडी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। वो सिर्फ एडवाइस करता था, उसके पास कानूनी अधिकार नहीं था। जब 1992 में जो सेबी एक्ट आया तब उसे कानूनी अधिकार मिला। वह फिर स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने लग गया, ठीक है। अब जब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना मतलब उसके पास कानून बनाने का अधिकार भी है और साथ में उसको इम्प्लीमेंट कराने का भी अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? ए सेबी, बी आरबीआई, सी इरडा या डी पीएफआरडीए? को कौन करेगा भाई? तो इसको करेगा इरडा। भाई ये चैप्टर ही जो है पूरा का पूरा रेगुलेटरों का है, उसके टर्म कंडीशनों का है। तो इसमें सारे रेगुलेटर आएंगे धीरे धीरे और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। आपने सुना होगा एलआईसी, जीआईसी या हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी आती है ना पॉलिसियां। तो यह जो है इन्वेस्टरों की, जो एलआईसी होल्डर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उनकी हितों की रक्षा भी करता है और इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, उनके नियम कानून बनाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हु रेगुलेट द पेंशन सेक्टर इन इंडिया? ए सेबी, बी आरबीआई, सी इरडा या पीएफआरडीए? तो कौन करेगा? ये आसान है, ये करेगा पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत में पेंशन सेक्टर को ये रेगुलेट करता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटर मतलब नियम कानून कायदा बनाना और जो भी इन्वेस्टर होंगे उनकी हितों की रक्षा करना। ये अगला क्वेश्चन है, देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अलग तरीके से पूछा गया है, आपको कंफ्यूज रहेंगे क्या है ये क्या है। देखो ध्यान से देखना बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन इंडिया? ए सेबी, बी इरडा, एससी, पीएफआरडीए या डी ट्राई? आप देखो इसका आंसर होगा ट्राई, TRAI। ये किसका रेगुलेटर है? ये टेलीकॉम विभाग का रेगुलेटर है। इसका फाइनेंस से सीधा संबंध नहीं है भैया, बाकी तो सब पेंशन है वो भी फाइनेंस में आता है ना। इस प्रकार सोचो इसको। आरबीआई जो है फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है, लेकिन ये आता है, ये खाली बैंक को रेगुलेट करता है, लेकिन जो है पॉलिसी होता है, पेंशन फंड होता है, इंश्योरेंस होता है, ये सब फाइनेंशियल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सेबी इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट? देखो आ गया, फाइनेंशियल मार्केट के हिस्से हैं ये सब। पेंशन फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया और इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गए, ये सब फाइनेंशियल मार्केट के एक हिस्से हैं, लेकिन इनके रेगुलेटर अलग अलग हैं, ठीक है। तो विच इज द मेन रोल ऑफ सेबी इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट? ये तो आप सब जानते हैं, टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट्स,
टू प्रिंट करेंसी नोट, टू रेगुलेट एग्रीकल्चर मार्केट या टू डिसाइड गवर्नमेंट टैक्सेस। तो ये क्या करता है, ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। अब इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं, आप समझ गए इसका। सेबी रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स अंडर विच एक्ट। देखो इस सवाल को फिर घुमा के पूछ लिया उसने, ठीक है, ये ट्रिकी सवाल है, सब घुमा के पूछा जाते हैं। जब आपको हम लोग इसमें एक्सप्लेन करते रहते हैं, उससे बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक साथ आपको 5-7 सवालों के जवाब आने वाले हैं जो उनके मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेबी रेगुलेट म्यूचुअल फंड अंडर विच एक्ट, तो आपको बताया था 1992 में जो है सेबी एक्ट आया था और 1988 में उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन एडवाइजरी के तौर पर। वो सिर्फ एडवाइस कर सकता था, उसके पास कानूनी अधिकार नहीं था कि उसको इम्प्लीमेंट करा सके। तो इम्प्लीमेंट कराने का अधिकार उसे मिला 1992 में, सेबी एक्ट 1992 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, अभी नीचे दिए गए कार्यों में से कौन सा कार्य जो है सेबी नहीं करता। ए, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, बी, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, सी, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर, या डी, रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है? बाकी तो 3 कार्य तो करता है भाई, वो एक कार्य नहीं करता। तो क्या नहीं करता है? वो मॉनिटरिंग पॉलिसी को कंट्रोल नहीं करता। मॉनिटरिंग पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई का। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज सेबी हैव। अब देखो, पहले बोला क्या नहीं कर सकता, अब कहता है कौन से पावर इसमें से हैं। ठीक है, टू इम्पोज पेनल्टीज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, टू इशू करेंसी, टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, टू डिसाइड इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, तो इसका आंसर से आपको पता ही लग गया होगा। अब आप अभी पिछले आपने सारी चीजें ध्यान से अगर सुनी होंगी तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, टू इम्पोज पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ये स्टॉक में एक्सचेंज का है जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, है ना। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो अगले चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इन्वेस्टर ग्रीवेंस इन म्यूचुअल फंड्स। ए, सेबी, बी, आरबीआई, सी, एएमसी म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, या डी, एमफी। तो पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होगा? म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, खुद ही वो एएमसी, जिस एएमसी से आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है। ठीक है, सबसे पहला आपको वहीं पे अपनी कंप्लेंट जो है वहीं पे आपको देनी है, अपनी समस्या वहीं पे आपको बतानी है। उसके बाद का प्रोसेस फिर अगले चैप्टर में है। अगला क्वेश्चन है, इफ ग्रीवेंस इज नॉट सॉल्व बाय एएमसी इट कैन बी एक्सलेटेड टू डैश, अ सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म, बी, आरबीआई कंप्लेंट सेल, या सी, इरडा पोर्टल, या डी, एमफी हेल्पलाइन। इसका आंसर होगा सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म। तो सेबी ने एक ऑनलाइन जो है कंप्लेंट दर्ज करने का एक पोर्टल बनाया है, आपने उसमें कंप्लेंट करनी है। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस क्या था? पहला प्रोसेस था एएमसी इटसेल्फ, और दूसरा प्रोसेस हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एक्सलेशन रूट इफ ग्रीवेंस रिमेन्स अनसॉल्व इवन आफ्टर स्कोर। ठीक है, अब स्कोर में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप क्या करोगे भाई? आप जाओगे क्या म्यूचुअल फंड बोर्ड में, या आरबीआई बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास, या सेबी आर्बिट्रेशन ऑम्बुड्समैन कंज्यूमर कोर्ट के पास, या इरडा हेल्पलाइन के पास। तो भैया आप जाओगे सेबी आर्बिट्रेशन ऑम्बुड्समैन कंज्यूमर कोर्ट में। अगर स्कोर से भी आपकी इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट अगर वहाँ पे समाधान आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पे आप दस्तखत देंगे।
दस्तक देंगे, सॉरी दस्तखत नहीं। अब अगला क्वेश्चन आया है, विच इंटाइटी मॉनिटर एएमसी ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम, ठीक है, ए सीबी, बी आरबीआई, सी एमपी या डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या कौन करेगा भाई? अब सीबी करेगा, ठीक है। एएमसी इन्वेस्टर कंप्लेंट को कैसे हैंडल कर रही है, इसकी निगरानी जो है कैसे उसको देख रही है, मतलब ठीक से उसको जो है मीट कर रही है कि नहीं, ठीक से मतलब उसको देखती है कि नहीं, उसका जवाब देती है कि नहीं, उसका जो है उस पर नजर जो है सीबी रखता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ एएमसी ड्यू डिलिजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। टू इंक्रीज एएमसी प्रॉफिट, या बी इंश्योर डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो रेगुलेटरी गाइडलाइंस, या सी अवॉइड पेइंग कमीशन, या डी प्रमोट ओनली वन फंड हाउस। तो क्यों करती भाई? वो करती है टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ठीक है। वो ये देखती है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ठीक से काम कर रहा है या नहीं, अपने जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसी पे है, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आर अंडर इनहेंस ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर विथ नो क्लाइंट्स, या बी डिस्ट्रीब्यूटर विथ हाई एएमयू एंड लार्ज क्लाइंट बेस, या सी डिस्ट्रीब्यूटर डीलिंग इन इंश्योरेंस ओनली, या डी ओनली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई जिसके पास बड़े क्लाइंट होंगे और बड़ा एएमयू होगा। अब जिसके पास बड़े क्लाइंट और बड़ा एएमयू होगा तो उस पर निगरानी रखने की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि वह एक गलत सलाह देगा तो बहुत सारे इन्वेस्टरों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज चेक ड्यूरिंग ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। अ कंप्लेंट हिस्ट्री, बी इन्वेस्टर ग्रीवेंस हैंडलिंग, या सी कंप्लेंट्स विथ केवाईसी नॉर्म्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है ड्यू डिलिजेंस के दौरान देखे जाते हैं, की जांच की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर इम्पैनलमेंट बाय एएमसी? ए डिस्ट्रीब्यूटर कैन स्टार्ट विदाउट इम्पैनलमेंट, बी इम्पैनलमेंट इंक्लूड्स एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ड्यू डिलिजेंस, सी एएमसी कैन नॉट रिजेक्ट एनी डिस्ट्रीब्यूटर, डी इम्पैनलमेंट वंस डन इन वैलिड ऑफ लाइफ टाइम। तो इसका आंसर होगा इम्पैनलमेंट इंक्लूड्स एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ड्यू डिलिजेंस। एएमसी जो है, एएमसी में इम्पैनल किए बिना आप किसी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ठीक है। इम्पैनल प्रोसेस में जो है डिस्ट्रीब्यूटर का जो है सब केवाईसी वगैरह सब जांच की जाएगी और ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमफी कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। AMC profit maximization, B ethical selling and investor protection, C avoid SEBI law, या D promote only equity fund। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा एथिकल सेलिंग एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। आपने जो है बड़ी ईमानदारी से सेलिंग करनी है, पहले जो है इन्वेस्टर का हित रखना है, बाद में अपना तो जो बनेगा बनेगा, है ना। हमारे तो फिक्स है डिस्ट्रीब्यूटरों की कमीशन, ठीक है। तो आपने पहले किसका हित रखना है, ध्यान में रखते उसके हित में, ध्यान में रखते उसको सलाह देनी है कि आप ये म्यूचुअल फंड लीजिए और ये आपके गोल को मीट करेगा। ईमानदारी से काम करने को एथिकल सेलिंग कहते हैं। भाई अगला प्रश्न है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट ऑब्टेन अ वैलिड डैश फ्रॉम एमपी टू सेल म्यूचुअल फंड। तो क्या चाहिए आपको? वैलिड लाइसेंस चाहिए भाई। तो क्या है वो? ARN एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, या बी पैन,
या सी GS टिन जो भी है, डी सिन SIN सिन, ठीक है। तो ये क्या होना हमारे पास होना चाहिए, ARN नंबर होना चाहिए। ARN एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास जरूर होना चाहिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की परीक्षा पास करोगे उसके बाद आप एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड अंडर एमफी कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ए है डिस्क्लोजिंग रिस्क फैक्टर, बी मिसलीडिंग इन्वेस्टर विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन, या सी मेंटेनिंग क्लाइंट रिकॉर्ड्स, या डी प्रोवाइडिंग नेसेसरी फॉर्म। तो इसका आंसर है मिसलीडिंग इन्वेस्टर विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन। आप किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर आप सेल नहीं करोगे। ये जो है गलत जानकारी देकर आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आप झूठ बोलोगे जी मुझे आपको 50% रिटर्न मिल जाएगा जी, ऐसी प्रकार के आप झूठ बोल के इन्वेस्टर को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है। अब अगला सवाल है, डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट इंश्योर दैट डैश इज गिवन टॉप प्रायोरिटी व्हाइल रिकमेंडिंग स्कीम। जब आप स्कीम किसी को बताओगे तो क्या क्या रखोगे, आपको पहले ही बताया था जब हमने किसी चीज को एक्सप्लेन किया था, इस सारी क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो क्या करोगे भाई, AMC प्रॉफिट, या बी इन्वेस्टर इंटरेस्ट, या सी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, या डी मार्केट ट्रेंड्स। तो क्या करोगे आप, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को पहले आगे रखोगे, ठीक है। उसके बाद की बात अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो भैया हमने ये सारे क्वेश्चनों के, सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चनों के इसमें आंसर मिल गए हैं आपको। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 4 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत बना गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और ऐसे ही हर चैप्टर के मॉक टेस्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपनी फंड के दुनिया के चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ, जहां सीखना और भी मजेदार होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय ज्ञान।